वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद किसी भी बिगनर के लिए जो फार्मेसी में जिसने अपनी शुरुआत की है उसको ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही कुछ ऐसी टर्म्स सीखनी पड़ती हैं, ऐसी टर्म्स देखते हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। और साथ में जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स ने एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री चारों तरफ है। केमिस्ट्री ऐसा शायद ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे फार्मेसी मतलब मैं फार्मेसी की अगर बात करूं तो फार्मेसी के अंदर है, कॉस्मेटिक की अगर बात करूं तो कॉस्मेटिक के अंदर है, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री के अंदर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है। ऐसी शायद अनगिनत सेक्टर्स हैं जहां पे केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है। और फार्मेसी अगर मैं बात करता हूं, फार्मेसी के अंदर भी प्राइम इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। और आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हमारी जो केमिस्ट्री है एवरीडे लाइफ में और फार्मेसी जो है एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि केमिकल्स की बात करूँ, फार्मेसी की बात करूँ तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला। तो उसी में सबसे पहले अगर मैं फार्मेसी में बात करता हूं या फिर केमिस्ट्री में बात करता हूं, एक टर्म ऐसी है जो हमसे बार बार पूछी जाती है कि मेडिसिन क्या होती है, ड्रग क्या होती है, क्या मेडिसिन और ड्रग एक जैसे होते हैं? तो स्टूडेंट्स हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं, हमारी फार्मेसी के अंदर ड्रग को भी हम मेडिसिन ही बोलते हैं और मेडिसिन तो मेडिसिन होती ही है एक्चुअली। लेकिन माइंड ऐसा सेट है कि ड्रग इज हाइब्रिड फॉर्मिंग ड्रग। हाइब्रिड फॉर्मिंग ड्रग कौन कौन सी होती है आप सब लोगों को पता है, जिसको लेने से नशा होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, या फिर स्लीप इंड्यूस करती हैं। तो इस टाइप की ऐसी चीज़ों को हम ड्रग्स का नाम लेते हैं। लेकिन फार्मेसी की अगर मैं मोटे तौर पे बात करता हूं, मेडिसिन और ड्रग्स को एक ही नाम से लिया जाता है। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये आप सब लोग जानते हैं। और एक अगर हम अच्छे तरीके से संतुलित अगर हम डाइट लेंगे, संतुलित अगर हम पूरा का पूरा अपना पूरा दिनचर्या रखेंगे तो शायद हमें कभी भी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ऐसी बेसिक टर्म्स में डिस्कस करता हूं। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेडिसिन क्या होती है और ड्रग्स क्या होते हैं। मेडिसिन और ड्रग्स, केमिकल्स विच मे बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। हम जनरली जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसके ऊपर दवाइयां लिखी होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और रिड्यूसिंग द सफरिंग फ्रॉम पेन, पेन हो रहा होता है उसके लिए जाते हैं। तो उसमें क्या प्रिस्क्राइब करता है? मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है। आर नोन एज मेडिसिन और ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को माइंड में रखना है कि अगर ड्रग्स की बात करते हैं, एक लेमैन बात करता है, तो वहां पे वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आपकी कौन सी होती है? कोडीन होती है, मॉर्फिन होती है, हेरोइन होती है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। और एक वर्ड और आप सुनते होंगे, आजकल आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। और जैसे कि खास तौर पर मैं बात करूं तो एक वर्ड कीमोथेरेपी के नाम से आप लोगों ने बहुत सुना होगा। नाम से समझ में आ रहा है, कीमो मतलब केमिकल्स, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। मतलब ऐसा इंसान जिसका ट्रीटमेंट केमिकल्स के ऊपर रिलाई हो रहा है, वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कीमोथेरेपी कहलाती है। आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ द साइंस विच मेक्स यूज ऑफ द केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इज नोन एज कीमोथेरेपी। आई होप ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले मेडिसिन क्या है? जो किसी ट्रीटमेंट, डिसीज के ट्रीटमेंट में जो चीज काम आए उसको हम मेडिसिन कहते हैं। कीमोथेरेपी मतलब जो पूरी की पूरी जो ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस जो कि हेल्प करती है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज में, उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा एक और टर्म हम यूज करते हैं इसी के अंदर, एंटासिड्स। क्योंकि हमने जब बात की है कीमोथेरेपी की तो हमें उस थेरेपी में आना भी पड़ेगा। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा, अगेन एंटासिड्स, एसिड्स का एंटी मतलब हमारे स्टमक के अंदर जब हमारा पीएच लेवल डाउन हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। और जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आता है कि अंदर काफ़ी जलन होने लगती है और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए हमें एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। आप लोगों ने डाइजीन का नाम सुना होगा, डाइजीन सस्पेंशन की फॉर्म में आता है। जेलुसिल का नाम सुना होगा, सस्पेंशन की फॉर्म में आता है। वो क्या करते हैं? पीएच को इंक्रीज करते हैं, एक अप्रोप्रिएट लेवल पे लेके चले जाते हैं। जब भी हम एक चम्मच उसका पीते हैं तो आप देखते होंगे कि धीरे 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 हमारा पीएच का लेवल बढ़ने लगता है और हमें वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाती है। तो एंटासिड्स उसी कैटेगरी में आते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड in gastric juice and raise the pH to an appropriate level. एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा डाइजीन और जेलुसिल MPS ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रैंक्विलाइजर्स। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी टर्म है जो शायद हर बच्चा जानता है। ट्रैंक्विलाइजर्स या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे जब स्ट्रेस होता है, हमें जब एंग्जाइटी होती है या हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो इन वाली दवाइयों का हमें शिकार, मतलब हम एक्चुअली इन वाली दवाइयों को हमें यूज करना होता है। किन किन केसेस में? स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में या फिर इरिटेशन में। मूड स्विंग्स आते हैं बहुत सारे, तो ऐसे केसेस में हम इन दवाइयों को यूज करते हैं। आइए देखते हैं। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इरिटेशन।
एंड मेंटल डिसीज। ये किसकी जो बीमारी है ये कहाँ की है? ब्रेन की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस चीज़ की? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये प्रॉब्लम है। और हमें जो भी दवाइयाँ हम देंगे वो हमारे CNS पे जाके ही काम करेंगी और वहाँ पे इन सारी चीज़ों से हमें रिलीफ दिलाती हैं। जनरली ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं वो स्लीप इंड्यूस करती हैं, ऐसा पेशेंट अधिकतर सो नहीं पाता है। तो उनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इक्विनिल, काम्पोज, बारबिटूरिक एसिड। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो यूज होती हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। आइए एक और आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप में, एनाल्जेसिक्स। स्टूडेंट्स नाम से समझ में आ रहा है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स वो एजेंट्स हैं जो कि पेन रिलीव करने के काम में आते हैं। आप लोगों ने डिस्प्रिन खाई होगी शायद, डेली लाइफ में आप यूज करते हैं डिस्प्रिन का। डिस्प्रिन का काम होता है पेन को रिलीव करना और रिलीव और डिक्रीज द पेन विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस। स्टूडेंट्स ये एक जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसने एक इंडिकेशन दे दिया है कि इसका मतलब हमारे एनाल्जेसिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्शियसनेस करते हैं, मतलब पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। तो अब मैं बात अगर करता हूं तो दो टाइप के हैं, एक तो नार्कोटिक और एक नॉन नार्कोटिक। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो एक हमारे होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एक हमारे होते हैं स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो नार्कोटिक्स जो उनसे होते हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बताया था कि जो मेडिसिन है ये वही मेडिसिन यूज हो रही है, लेकिन हमारा जो कंफ्यूजन है माइंड में, जो माइंड सेट है ना, वो थोड़ा सा हमारा दिमाग को सेट नहीं कर पाता है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, जैसे कि एग्जांपल है मॉर्फिन, इसके अलावा कोडीन, हेरोइन, ये यूज की जाती हैं हमारे इस पर्पस के लिए। और नॉन नार्कोटिक की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इससे कोई भी नींद नहीं आती है, आप दिन में भी ले लें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात को तो जनरली आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो रात के टाइम पे ली जाती हैं, खासतौर पे सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, जैसे कि ये ट्रैंकुलाइजर्स हैं। आपने देखा होगा कि जनरली डॉक्टर रात को ही प्रिस्क्राइब करता है इन मेडिसिन को, क्योंकि इनका काम होता है स्लीप इंड्यूस करना। और अगर हमें दिन में अगर ऐसी दवाइयां दे दी जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी ही एक दवा है, वो हमारी होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिट्रीजिन का, क्लोरफेनर्मियन मैलिएट। ये एक ऐसी ड्रग है जिसका एक साइड इफेक्ट है सेडेशन कॉज करना। उसको लेने से हमें नींद आ जाती है। और खास तौर पे जो एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं जो रात को पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने खास तौर कभी भी, मतलब ये एलर्जिक, एंटी एलर्जिक होती है, कभी भी आपको एलर्जी की वजह से जब जुकाम होता है तो आप सिट्रीजिन सबसे पहले प्रेफर करते हैं। तो भूल के भी जो स्टूडेंट्स हैं जो रात को पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका कभी पेपर है उस टाइम पे आप सिट्रीजिन बिल्कुल भी ना लें, ये ध्यान रखें जरूर। नेक्स्ट आता है, हम नॉन नार्कोटिक की बात कर रहे थे, नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, जो कि एग्जांपल है एस्पिरिन का, पैरासीटामोल का, आइबुप्रोफेन का, ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो कि हम इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एंटीपायरेटिक। पायरेटिक मतलब टेम्परेचर, एंटी मतलब अपोजिट, जो टेम्परेचर को कम करता है, रिड्यूस करता है, फीवर को रिड्यूस करता है। तो लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, एग्जांपल इसके अंदर अगेन एस्पिरिन आ जाता है, एनाल्जीन आ जाता है, नोवल्जीन आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो बेसिक टर्म्स मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, एंटी माइक्रोबियल्स। फिर से नाम से समझ में आ रहा है, एंटी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, किल करता है, स्टॉप करता है, अरेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटी मतलब अपोजिट, रोकने वाला, टेंड्स टू किल और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं साल्वर्सन, प्रोटोनसिल, सल्फानेलामाइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे एज एन एंटी माइक्रोबियल यूज किए जाते हैं। इसके अंदर अब ब्रॉड कैटेगरी हम आ रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, हम अनगिनत एंटीबायोटिक खाते हैं जिसकी वजह से, और उसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। तो हमें इस चीज का भी खासा ख्याल रखना है। तो दीज आर द सब्सटेंस विच इन लो कंसंट्रेशन क्या करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिस्ट्रॉय देम बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो एंटीबायोटिक्स हमारे वो चीज होते हैं, काम क्या है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल करना लो कंसंट्रेशन में, या फिर उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें इंटरवीन करके वहां पे भी स्टॉप लगा देना। ये अगेन हमारे दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड है, बैक्टीरियासाइडल, एग्जांपल इसमें पेनिसिलिन आएगा, ओफ्लोक्सासिन आएगा और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आएंगे। इसके अलावा साइडल मतलब किलिंग, बैक्टीरिया की किलिंग जो करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब अरेस्ट, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को अरेस्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। एग्जांपल इसमें इरिथ्रोमाइसिन आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है और क्लोरमफेनिकोल आता है। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बैक्टीरियासाइडल, साइडल मतलब किलिंग, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को किल करते हैं, और स्टैटिक मतलब जो क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। स्टैटिक मतलब अरेस्ट करना।
विच अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बता दिया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आर द एजेंट विच इज यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के ऊपर जो यूज किए जाते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। इसके अंदर आप आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन का टिंचर हम यूज करते हैं। एक और टर्म इसी से रिलेटेड है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? वो भी इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ओवर नॉन लिविंग बींग्स। इसमें एग्जांपल आपका क्या आ जाता है? डिटोल आ जाता है, सैवलोन आ जाता है। ये हमारे डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। और ये जनरली पोछा जब लगाते हैं आप घरों में तो उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। एग्जांपल इसके अंदर पोटाश, एलम आ जाता है। एस्ट्रिंजेंट्स बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारी जैसे प्रोटीन है, हम जब कई बार शेविंग करते हैं तो शेविंग करते टाइम हमारा ब्लड निकाल आता है, तो हम क्या लगाते हैं? फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी क्या करता है? प्रोटीन को जाके प्रेसिपिटेट कर देती है। अब आप कहेंगे कि ब्लड क्या प्रोटीन होती है? यस, ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? नाम से समझ में आ रहा है। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को एस्ट्रिंजेंट समझ में आ चुका होगा कि एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा और हमारी केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे है, केमिकल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। केमिकल्स यूज इन फूड इंडस्ट्री। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर जगह हैं। फूड इंडस्ट्री में केमिकल्स का क्या योगदान? सबसे पहले स्वीटनिंग एजेंट्स। आप सब लोग जानते हैं दो टाइप के स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स मतलब जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जिसके लिए हमें लैब के अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कोई डायबिटिक अगर पेशेंट होगा तो उसको हम कैसे देंगे? वहां पे हमें फिर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। इनके साथ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के साथ एक बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि इनकी जो स्वीटनेस है वो हमारे सुक्रोज से, शुगर से कई लगभग 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स तक ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आफ्टर टेस्ट। आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा बिटर आता है। जब हमारा पूरा का पूरा वो स्वीटनेस खत्म हो जाती है उसके बाद हमें थोड़ा सा बिटरनेस फील होती है, हल्की सी। और लेकिन जो कैलोरीज होती हैं वो हमारी कम होती है। तो इसका मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल है सैक्रीन आता है, एस्पार्टेम आता है। एस्पार्टेम हमारा जनरली हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हम एस्पार्टेम यूज करते हैं। इसके अलावा एलिटेम है, साइक्लामेट है, सुक्रालोज है। ये हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। आप लोग देखते हैं आजकल पैक्ड फूड बहुत चल रहे हैं। पैक्ड फूड मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो प्रिजर्वेटिव्स हमारे सोडियम बेंजोएट है, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलवीन। ये हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी प्रिपरेशन का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, उनसे बचाव करते हैं। फिर आता है क्लेंजिंग एजेंट्स। स्टूडेंट, क्लेंजिंग एजेंट्स आप समझते हैं सोप्स यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं। सोप्स क्या होते हैं? आप सब लोगों ने पढ़ा है कि जब हम बेसिकली स्टेरिक एसिड जो है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो इट विल गिव यू सोडियम स्टेरेट। पामिटिक एसिड का फिर रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इट विल गिव यू पोटेशियम या फिर सोडियम पामिटेट या फिर सोडियम ओलिएट। तो हमारे सोप्स जो हैं ये हमारे बेसिकली कार्बन की ही लॉन्ग चेन होती है, उससे बनते हैं। लगभग C15, C17 लगभग इतने तक के कार्बन्स होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है सोप्स के साथ? आप लोगों ने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि ये हम जब हार्ड वाटर के साथ इसको करते हैं तो हॉट वाटर पे ये फॉर्म नहीं बनाते, झाग नहीं बनती है। तो ऐसे केसेस में हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सोप्स, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामिटेट, सोडियम ओलिएट। जो मैं डिटर्जेंट्स की बात कर रहा हूँ इसके अंदर सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जिसका मैं सिंपल से भाषा में बात करता हूँ तो सरफेक्टेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था। सरफेक्टेंट्स का काम क्या होता है? बॉडी जो हमारी सरफेस की इंटरफेशियल टेंशन होती है उसको रिड्यूस करते हैं। और वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने सरफेक्टेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। सरफेक्टेंट्स आर दोज एजेंट विच इज यूज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेजेस। एग्जाम्पल ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, एनायनिक सरफेक्टेंट, कैटायनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एंड एम्फोलाइटिक सरफेक्टेंट। एनायनिक सरफेक्टेंट की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है सोडियम लोराइल सल्फेट, जो कि शैम्पूज के अंदर यूज होता है। कैटायनिक सरफेक्टेंट की बात करूं तो इसके अंदर बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ये भी यूज होता है। साथ में तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं वो आ जाते हैं। साथ में एम्फोलाइटिक, इसके अंदर लेसिथिन है जो कि इसका एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हम कलरिंग एजेंट्स पे।
अब देखिए कलर इंडस्ट्री के अंदर भी आ गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखते हैं कपड़े यूज़ होते हैं, कपड़े मतलब फाइबर यूज़ होता है, उसमें कलरिंग भी की जाती है, वो कलरिंग एजेंट्स। तो मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी में केमिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे कुछ डाइज यूज़ होती हैं, आप लोगों ने डाइज के अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, 11th क्लास की 12th क्लास के अंदर और B.Pharm फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कुछ डाइज के नाम सुने होंगे। जितनी डाइज के नाम सुने सारे के सारे आप लिख दीजिएगा लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक के अंदर मैंने ऑलरेडी कॉस्मेटिक के भी लेक्चर्स लिए हैं, आप अगर उनमें जाओगे तो एडिटिव्स आप देखोगे कौन कौन से एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं। पहले तो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन कौन कौन सी हैं, क्रीम्स यूज़ किए जाते हैं, पेस्ट यूज़ किए जाते हैं, परफ्यूम यूज़ किया जाता है, शैम्पू यूज़ किया जाता है, कंडीशनर यूज़ किया जाता है। तो इन सब के अंदर परफ्यूमिंग एजेंट डाले जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि परफ्यूम हमारे एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स हमारे कहाँ से हैं, केमिस्ट्री से आए हैं और वो परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे जो पाउडर्स हैं इनके अंदर भी इनका योगदान है। साथ में रॉकेट प्रोपेलेंट्स, रॉकेट्स उड़ रहे हैं, उनके अंदर भी हमारा केमिस्ट्री का योगदान है। तो आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमारी जो ये केमिस्ट्री है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बहुमूल्य है। और हम एज अ फार्मासिस्ट या फिर एज अ लेमैन अगर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस अगर समझने लगे तो शायद हमारे लिए अभी और भी एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इनकेस आज की वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।